नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बाकी बात करते हैं कि इस सीरीज़ के बारे में। तो इसमें आप सभी को पता है बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, प्री हुआ था, उसके बाद में अभी मेंस का हालाँकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो उसी संदर्भ में मैं इस सीरीज़ में आपको बताने वाला हूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पंचायती राज का था 65 नंबर का, ठीक है? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी 15 नंबर का इसमें कंप्यूटर आता है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। हालाँकि डिटेल तो नहीं कह सकते, बस एक तरीके से मान सकते हैं क्विक रिवीजन है, जिसमें आपका कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक सीरीज के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसी संदर्भ में अगर बात करें तो लगभग 20 नंबर का इसमें आता है यूपीजी के, तो उसके बारे में भी पूरी बात करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो चूंकि ये ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित है, ठीक है, तो इसकी अध्ययन सामग्री एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस में था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अगर भाग एक की जो बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उससे उसके संदर्भ में संवैधानिक उपबंध थे। बाकी बात करें अगर परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक विकास तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध तथा व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन इसके संदर्भ में, ठीक है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है उसके उसमें सिर्फ इतने टॉपिक दिए गए थे, मतलब कि जो हमारा सिलेबस था उसमें। तो उसी संदर्भ में बात करेंगे पूरा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टॉपिक वाइज। और लास्ट में इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जिस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे उस तरीके से, ठीक है। तो लगभग इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो हालांकि ये हमारा पहला टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उससे उनके संवैधानिक उपबंध, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे, तो आगे इसमें आ जाता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। तो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोला गया। चूंकि आप उत्तर प्रदेश में जॉब करेंगे तो उत्तर प्रदेश शासन में या उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में पंचायतों का जो स्वरूप है वर्तमान में, उसके बारे में पूरी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के साथ जो संबंध है, विधायी प्रावधान, स्वरूप व शक्तियां, पंचायतों का निर्वाचन, आरक्षण आदि की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत की समितियां, ग्राम पंचायतों के अधिकार, उनके दायित्व, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां एवं समाधान, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसके भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगर पंचायतों के वित्तीय स्रोत के बारे में, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा, पंचायतों का वित्तीय स्रोत, जिसमें पंचायत पर संग्रहित किए जाने में कर वगैरह आ जाते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करी जाती है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात की जाती है, केंद्र सरकार में प्रदर्शन अनुदान योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत हेतु वित्तीय समीकरण हेतु उठाए गए कदम अभी तक के, ठीक है। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। फिर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, कॉमन सिविल सर्विस सीएससी सेंटर, ठीक है, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, पंचायत रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगर बात करें तो ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछी गई हैं, और जिसमें स्टार्टिंग में ही मतलब कह सकते हैं कि सिलेबस में ही ये बात दे दी गई थी कि जैसे योजनाएं तो बहुत सारी रहेंगी, तो लेकिन इसमें आपको बेसिकली ग्राम स्वराज योजना, ठीक है, आरजीएस से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना, इसके दोनों फेजों के बारे में पूछा जाएगा। बाकी ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं पूछी जाएंगी तथा भारत सरकार पंचायती विभाग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी, ठीक है। और इसी के संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या रहेगी। जैसे कि अगर आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो आपको अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करने पड़ेंगे उसके संदर्भ में, जैसे ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में आप क्या करेंगे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारियों के बारे में ही बताया गया है। अब इसी के संदर्भ में मतलब जो बीपीओ का जो पार्ट है, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो 65% पार्ट यहाँ तक कवर हो जाएगा। इसके बाद में 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, और कंप्यूटर के बारे में भी इन्होंने जो सिलेबस दे रखा था उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो उसमें इन्होंने ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया था कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। जिसमें इन्होंने टॉपिक दे रखे थे कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एवं ईमेल, डिजिटल फाइनेंस उपकरण, ई गवर्नेंस,
एवं साइबर सिक्योरिटी तथा वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी कि आईटी क्षेत्र में होने वाले जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कुछ डिटेल में इन्होंने चर्चा की जाएगी इस सीरीज में, ठीक है। इसी संदर्भ में अगर आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी इन्होंने मतलब कि कुछ टॉपिक दे रखे थे। इन टॉपिकों में सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास वगैरह, कला संस्कृति, पर्यटन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक जो है एक तरीके से डिवाइडेशन या कह सकते हैं पर्यावरण वगैरह का, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रशासन या उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है, इसके बाद में कुछ करंट अफेयर। तो यहाँ से हमारा ये कह सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इतना हमारा सिलेबस था जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस था। अब बात करते हैं कि सॉरी, आगे हम स्टार्टिंग करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक था। ये देखिए, ये यहाँ पे सिलेबस भी था इन जो आया था, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये मतलब ऑफिशियल सिलेबस है, जो ऑफिस मतलब कि कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बोला गया था। भाग 1 में इन्होंने ये 6 टॉपिक दे रखे थे, भाग 2 में कंप्यूटर का था तथा भाग 3 में उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी थी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला के आपका 65 नंबर का हो जाता है। ये 15 नंबर का कंप्यूटर है और ये 20 नंबर का ये है, तो ये टोटल मिला के 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 120 मिनट आपको मिलेंगे, ये आपका। और उपर्युक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। तो लगभग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे सीधा-सीधा मेंशन किया गया है 1/4 की, यानी कि 25% की। और ये सारा सिलेबस है, हालाँकि मैं ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर ही चुका था, वही सारा नीचे ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उससे के संबंध में संवैधानिक उपबंध, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, ठीक है। यही हमारा टॉपिक था कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायती व्यवस्था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज संस्थान जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी कि कह सकते हैं जैसे कि सपोज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और मतलब कि देश लेवल पे या कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं जो जिससे प्रधानमंत्री चुना जाता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन बात की जाती है कि अगर प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, इसी तरीके से अगर अगर मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात की जाए तो मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। अब उत्तर प्रदेश का अगर आपने मैप देखा हो तो उत्तर प्रदेश बहुत विशाल है। अब लखनऊ में बैठा हुआ किसी मुख्यमंत्री को एक छोटे से गाँव में क्या समस्या है उसके बारे में कोई भी जानकारी डिटेल में नहीं होगी। तो पंचायती राज संस्थान का उद्देश्य यही था कि जो लोकल गवर्नेंस है, यानी कि गाँव है, तो गाँव का जो व्यक्ति होगा वो अपनी समस्याओं को अच्छी तरीके से जानता होगा और उनके विकास में वो अच्छी तरीके से या अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो क्यों ना लखनऊ के बजाय कुछ शक्तियाँ यहाँ का जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कह सकते हैं कि जो गाँव का ग्रामीण अधिकारी या ग्रामीण स्थानीय निवासी है, उसके हाथ में कुछ पावर दे दी जाए, तो वो अपने तरीके से अपने क्षेत्र की, अपने गाँव की समस्याओं को निपटारा कर सकता है, उसके विकास में कुछ ना कुछ योगदान कर सकता है, ठीक है? तो इसी को बोला गया है स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय लोगों द्वारा जब शासन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक है? अब बात करें कि ऊपर से नीचे की ओर, चूँकि सबसे पहले केंद्र है, ठीक है? और केंद्र के बाद में राज्य और राज्य के बाद में आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है हमारा ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर हमारा आ जाता है विलेज, ठीक है? ये एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारा देश है, देश कौन-सा है? भारत। भारत के कौन रहेंगे? पीएम, ठीक है? और वहीं देश कितने कई राज्यों से मिलके देश बना है, ठीक है? तो ये राज्य हो गए। अब राज्यों में हमारा कौन-सा राज्य है? यूपी, ठीक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? सीएम, जो कि लखनऊ में बैठेंगे, ठीक है? अब राज्य के अंदर आ जाएँगे मंडल, ठीक है? मंडल, उत्तर प्रदेश में कितने? 17 मंडल हैं। अब इन मंडलों के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश को टोटल 17 मंडल में डिवाइड किया गया है, ठीक है? अब इन 17 मंडल के अंदर आ जाएँगे जिले, ठीक है? कई जिलों से मिलके एक मंडल बनेगा। अब इन जिलों में कई जिलों से मिलके एक मंडल बनेगा। अब जिलों के अंदर आ जाते हैं तहसीलें, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ तहसील। अब कई तहसीलों से मिलके बनता है एक जिला। अब आ जाता है तहसील के अंदर ब्लॉक, ब्लॉक यानी कि खंड या कह सकते हैं कि क्षेत्र पंचायतें, ठीक है? क्षेत्र पंचायत या फिर ये तहसील मतलब कि एक तरीके से ये सीरीज़ में बता रहा हूँ, बाकी अगर तहसील का काम एक तरीके से मान सकते हैं आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम रहता है। बाकी अगर
एक तरीके से इलेक्शन की बात करें तो सीधा जिला पंचायत, और जिला पंचायत के बाद में क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन होता है। तहसील पंचायत का कोई प्रावधान हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो तहसील के अंदर जाते हैं खंड, खंड या फिर ब्लॉक, इनको ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि अगर खंड का जो कह सकते हैं प्रमुख होता है उसको ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है। अब कई जिलों, कई गांव से, ग्राम पंचायतों से मिलकर बनता है एक खंड, और कई खंड मिलके या कई क्षेत्र पंचायतों से मिलके बनती है एक जिला पंचायत। उसी तरीके से अब खंड के अंदर आ जाते हैं कई ग्राम पंचायत, ठीक है। अब कई एक ग्राम पंचायत के अंदर आ जाते हैं एक गांव या दो गांव या तीन गांव या चार गांव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गांव, चार गांव मिलके एक बना रहे हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। इसी तरीके से तो ये होता है, कह सकते हैं कि अब यहाँ पे भी प्रधान रहेगा, यहाँ पे भी कोई प्रधान होगा, यहाँ पे भी प्रधान होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो इन पंचायतों का नेतृत्व करता होगा, ठीक है। तो इनको ही बोला जाता है प्रधान। एक तरीके से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं में से चुना जाता होगा, ठीक है। वो आगे एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से किसका प्रमुख चुना जाता है। जैसे ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। मतलब कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वही उस अपने अंदर अपने लोगों में से ये एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुनते हैं। इसी तरीके से अगर ग्राम प्रधान की बात करी जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ग्राम प्रधान का जो चयन होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर जिला पंचायत प्रमुख की बात करें या जिला पंचायत कह सकते हैं कि हाँ, वही प्रमुख रहेगा, ठीक है। तो उसकी अगर बात करें तो उसका भी चयन जो होता है वो जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही किसी एक योग्य व्यक्ति को करते हैं। हालाँकि ये बस योग्य व्यक्ति सिर्फ कहने की बातें हैं, बाकी इनका जो इलेक्शन होता है वो एक तरीके से कह सकते हो आप पैसे की बदौलत होता है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा पैसा दे देता है उसके उतने ज़्यादा मतलब वोटिंग राइट्स हो जाते हैं इस तरीके से। वो मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इतिहास देखो, ग्राम पंचायतों के या स्थानीय स्वशासन का इतिहास वैदिक काल में सबसे पहले इसकी जो चर्चा हुई थी वो वैदिक युग में हुई थी। वैदिक युग में भी पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति यानी कि जो कह सकते हैं कि जो पूजा पाठ वगैरह करता था उसको इसमें ऐड किया जाता था, तथा इसको ऐड करने के अलावा इसमें टोटल 4 और मेंबर होते थे, यानी कि टोटल 5 व्यक्तियों को मिला के पंचायत बनी होती थी। ये वैदिक काल का कह सकते हैं एक तरीके से इसमें इतिहास में वर्णन है, वैदिक काल के इतिहास में। अब बात करते हैं अगर ऋग्वेद में, कह सकते हैं कि अगर लिखित तौर पे अगर बात की जाए तो स्थानीय स्तर के जो मतलब कि स्थानीय स्तर के लोग जो लोकतांत्रिक निकाय थे वो टोटल ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, जिसमें 3 है, सभा, समिति और विधत, ठीक है। इन 3 का अच्छे से वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, सभा, समिति और विधत, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए महाकाव्य काल की, तो आप सभी को पता है महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। रामायण के बारे में अगर बात की जाए तो प्रशासन 2 विभागों में विभाजित था। यदि आपने रामायण पढ़ी हो तो एक होता है पुर, एक होता है जनपद, ठीक है। तो जनपद जनपद होता था गांव तथा पुर होता था नगर, ठीक है। आप सभी को पता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि महाकाव्य काल में पुर को मतलब कि नगर को किस नाम से जाना जाता था, तो नगर हो जाता था पुर। वहीं अगर गांव की बात की जाए तो गांव होता था जनपद। लेकिन अगर वर्तमान में अगर बात की जाए तो जनपद हो जाता है हमारा जिला, ठीक है। गांव अलग है और जनपद अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये महाकाव्य काल की बात है। वहीं अगर बात करेंगे राज्य में, रामायण काल में राज्य में जाति पंचायत भी होती थी, तथा जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। जैसे कि सपोज ये कोई राजा है और राजा के कई सारे मंत्री रहते थे। जैसे वर्तमान में भी अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे राजा हैं, तो उनकी एक मंत्री परिषद है जिसमें अन्य अन्य तरीके के मंत्री हैं। तो इसी संदर्भ में एक जो मंत्री होता था वो एक जाति होती थी, सपोज जाति पंचायत होती थी। जैसे कि ये कोई गांव है, इस गांव में सपोज एससी कैटेगरी के लोग हैं। अब एससी कैटेगरी से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि एससी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करेगा। अब इस व्यक्ति को राजा के मंत्रिपरिषद में स्थान मिलता था, ठीक है। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। बाकी बात करें अगर महाभारत काव्य की, तो महाभारत काल की तो स्थानीय पर्व से स्थानीय स्वशासन के पर्याय साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, शांति पर्व से। शांति पर्व क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं एक महाभारत का एक पर्व है। यानी कि जैसे कि रामायण में कह सकते हैं कि रामायण 7 कहानियों से मिलकर बनी हुई है, इसी तरीके से महाभारत कई पर्व से मिलकर बना हुआ है। तो उसी के संदर्भ में शांति पर्व नामक एक जो पर्व है उसमें स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। इसी में ये बताया गया है कि गांव होता है, गांव के ऊपर 10 गांव का एक समूह होता था, 20 गांव का एक समूह होता था, 100 गांव का एक समूह होता था, 1000 गांव का एक समूह होता था। ये ग्राम समूहों की इकाइयां हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि गांव के ऊपर
एक गाँव है, गाँव का जो मालिक कह सकते हैं, गाँव का जो अधिकारी ग्रामिक होता था, उसी तरीके से 10 गाँव है, 10 गाँव का अधिकारी जो दशक हो जाता था, या ठीक है, ऐसी इसी तरीके से 20 गाँव का एक प्रमुख होता था, 100 गाँव का एक प्रमुख होता था, 1000 गाँव का एक प्रमुख होता था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? ये नीचे लिखा भी, जैसे कि गाँव का जो मुख्य अधिकारी होता था, जैसे एक गाँव है, एक गाँव का अधिकारी, इसको ग्रामीण बोला जाता था। वहीं जब ये 10 गाँव मिल जाते थे, इन 10 गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक तरीके से कह सकते हैं संरचना बनाता था। इसका जो प्रमुख होता था, उसको दसप बोलते थे, ठीक है? इसी तरीके से जब 20 गाँव का एक प्रमुख हो जाता था, सॉरी, 20 गाँव का एक प्रमुख होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको विंशपति बोलते थे, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि रचनाएँ थी ये महाभारत काव्य काल में, ठीक है? अब बात करें अगर प्राचीन इतिहास के बारे में, तो मौर्योत्तर काल या मौर्य काल, चूँकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम मौर्य काल से ही पढ़ते हैं, मौर्य काल और मौर्य काल के बाद का, ठीक है? और मौर्य काल के बाद में अगर बात करें तो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल, यानी कि, ठीक है? अब बात करते हैं अगर मौर्य काल की, तो मौर्य काल या मौर्योत्तर काल की, तो इसमें वृद्धों एवं परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था, यानी कि वृद्धों की एक परिषद हुआ करती थी, जिसकी सहायता से गाँव का एक मुखिया चुना जाता था, जो गाँव का शासन चलाता है, यानी कि गाँव के बड़े-बूढ़े जो लोग होते थे, उनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था, उनके अनुसार, ठीक है? और इसी के बाद में अगर बात करें कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। और मौर्य काल की अगर आप प्रशासन व्यवस्था की बात करें, तो 10 गाँव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। संपूर्ण जनपद के शासन को समाहर्ता कहा जाता था, जैसे कि एक जनपद हो गया, इस जनपद का जो कह सकते हैं कि मुख्य अधिकारी होता था, उसको समाहर्ता बोलेंगे। वहीं अगर 10 गाँव हो गए, 10 गाँव का जो समूह होता था, इससे जो यूनिट बनती थी, उसका जो अधिकारी था, उसको संग्रहण संग्रहण बोला जाता था। वहीं समाहर्ता के ऊपर होते थे अमात्य, ठीक है? यानी कि जब कई जनपदों को मिलके एक मतलब कह सकते हैं कि जो यूनिट बनती थी, उसका जो प्रमुख होता था, उसको महामात्य बोला जाता है। महामात्य यानी कि वर्तमान के प्रधानमंत्री के अनुसार मान सकते हैं इनको आप, ठीक है? अब वहीं बात करें अगर प्रत्येक गाँव का अलग-अलग शासक होता था, जिसे ग्रामिक बोला जाता था। वहीं अगर गुप्तोत्तर काल की बात करें, तो जिला अधिकारी होता था, जैसे वर्तमान में जिसको जिलाधिकारी बोलते हैं, यानी जनपद का जो प्रमुख होता था, उसको विषयपति बोलते थे। वहीं गाँव का जो प्रधान होता था, उसको ग्रामिक बोला जाता था, ये गुप्तोत्तर काल की बात है। वहीं राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का जो प्रमुख होता था, उसको सर्वाध्यक्ष बोलते थे, यानी कि सर्व सर्व विभागों का अध्यक्ष, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएँगे। केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी, राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष होता था। वहीं अगर पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग, जैसे उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, उसे कुमारामात्य बोलते थे। कुमारामात्य यानी कि कह सकते हैं कि कुमार, एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा का जो युवराज होता था, उसको भी कुमार बोलते थे। अब उस युवराज का जो मंत्री मान सकते हैं इसको। तो इस तरीके से मतलब रिलेट कर पाएँगे आप कि पदाधिकारियों में अगर सबसे उच्च पद, जैसे कि वर्तमान में अगर मतलब कि अगर सबसे उच्च पद मान लें, तो आप चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये जो कुमारमात्य था, ये चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था सेंटर का। ये गुप्तोत्तर काल की बात है। अब वहीं अगर बात करें अगर मध्यकाल की, तो मध्यकाल में आ जाते हैं हमारे 2 अ, एरा, जिसमें एक पहला हो जाता है सल्तनत काल तथा दूसरा हो जाता है हमारा मुगल काल, ठीक है? अगर मुगल काल के बारे में अगर बात की जाए, सॉरी, अगर मुगल काल के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे तो हमारी जो व्यवस्थाएँ थी, यानी कि ग्रामीण व्यवस्थाएँ थी, ठीक है? इनका बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं समाप्ति की तरफ जा चुकी थी। मुगल काल के दौरान जातिवाद तथा शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतनोन्मुख कर दिया था। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे तो ग्रामीण स्वशासन का समाप्ति हो गया था। बहुत लूट-पाट मची हुई थी इस वजह से। वहीं अगर बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में कुछ था, जिसमें राज्यों का जो विभाजन था, वो प्रांतों में होता था, जैसे कि वर्तमान में राज्यों का विभाजन कह सकते हैं कि अब मंडल में है, ठीक है? इसी तरीके से सल्तनत काल में जो राज्यों का विभाजन था, वो प्रांतों में हुआ करता था, और उन प्रांतों के पति को प्रांतपति बोला जाता था उस समय, ठीक है? और प्रांतों के बारे में अगर लोकल में बात की जाए, तो प्रांतों को, जैसे कि सपोज़ एक ये प्रांत हो गया, ठीक, इसी के बगल में ये प्रांत हो गया, ये प्रांत हो गया, ये प्रांत हो गया, इस तरीके से सपोज़ ये मान लो उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक है? पूरा। अब इस उत्तर प्रदेश को इधर पश्चिमांचल, इधर पूर्वांचल, इस तरीके, ये नीचे बुंदेलखंड, ये ऊपर वाला अलग क्षेत्र, इस तरीके से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो ये प्रांत हो गए। अब इन प्रांतों में अगर इसमें अगर आप रह रहे, तो आप बोलेंगे, आप अगर इसमें गए हैं, तो इसको विलायत बोला जाएगा, इसको भी विलायत बोला जाएगा, इसको भी। मतलब कि इस प्रांत के सभी निवासियों के लिए ये भी विलायत है, ये भी विलायत है, ये भी विलायत है। ठीक है? सेम इस प्रांत के निवासी के लिए ये विलायत, ये विलायत, ये विलायत, इस तरीके से मतलब इनको कुल मिला के प्रांतों में डिवाइड किया जाता था, लोकल लैंग्वेज में उसको
विलायत बोला जाता था। वहीं अगर बात करें ग्राम प्रशासन की, तो ग्राम प्रशासन में जो गाँव का जो प्रशासक था उसको मुकद्दम बोला जाता था। वहीं राजस्व का जो संग्रह करता था उसको पटवारी बोला जाता था। वर्तमान में भी कई राज्यों में पटवारी की कह सकते हैं कि चल रही है, जिनको पटवारी बोला जाता है वर्तमान में भी। वहीं अगर चौधरी की बात करें तो समस्याओं के निपटान के लिए, समस्याओं के निपटारे के लिए कुछ लोगों का एक समूह बन जाता था, जैसे कि जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जिसको पंचायत बोला जाता था, उसी को सल्तनत काल में चौधरी बोला जाने लगा था। यानी कि 5 या पंचों की सहायता से जो विवाद का निपटारा होता था, तो उन सभी लोगों को चौधरी बोला जाने लगा था। चौधरी एक तरीके की कह सकते हैं कि एक उपाधि थी। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, गाँव का जो प्रशासक होता था उसको मुकद्दम, पटवारी को राजस्व राजस्व का संग्रह करता उसको पटवारी, तथा पंचों की सहायता से निपटारा जो विवाद का निपटारा करने वाले को चौधरी बोला जाता था। ठीक है? अब बात करते हैं पंचायती राज की, तो पंचायती राज का अर्थ होता है पंचायतों द्वारा गाँव में शासन करना, ताकि गाँव का पुनर्निर्माण हो सकते। ठीक है? राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को पंचायत पंचायत तंत्र का देवता की संज्ञा दी है, ध्यान रखिएगा। राधा मुकुंद इनका नाम है, और ये आ सकता है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस व्यक्ति ने ग्राम पंचायतों को पंचायत की देवता की संज्ञा दी है, तो वो हो जाते हैं हमारे राधा कुमुद मुखर्जी। ठीक है? पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। ठीक है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया है। ग्रामीण संसाधनों के विकास के लिए तथा समाज आर्थिक एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। आदिकाल में ऋग्वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर, ध्यान रखिएगा, पंच परमेश्वर नामक जो पुस्तक है विष्णुदत्त शर्मा की, ठीक है, उसमें भी पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है, पंच परमेश्वर से मिली है। यहाँ से हमने मतलब कह सकते हैं कि उल्लेख मिलता है। अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात, तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई है। गांव की कल्पना एवं आत्मनिर्भर स्वायत्त स्वशासन तंत्र के रूप में की गई है। गांव की जो कल्पना है वो इस तरीके से की गई है कि कोई गांव है वो आत्मनिर्भर हो, तथा उसका जो शासन हो वो गांव का ही कोई व्यक्ति कर रहा हो। इस तरीके से गांव की कल्पना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सरकारों ने की थी। वहीं अगर बात करें भारत में पंचायती राज का उद्भव, तो पंचायती राज के उद्भव के बारे में भारत में पंचायती राज के इतिहास को विशेष विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें वैदिक काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिला है प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति तथा विदत का उल्लेख मिला है। ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभा, समिति और विदत ये लोकतांत्रिक निकाय थे जो स्थानीय स्तर पर थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। जैसे राजा अगर कोई निर्णय लेने जा रहा है तो उसके संदर्भ में पहले इन लोगों की परमिशन लिया करता था राजा। ठीक है, वहीं बात करें अगर महाकाव्य की, महाकाव्य युग में मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, रामायण और महाभारत काल का युग चला था, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा मैंने ऊपर की हुई है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि रामायण के अध्ययन में संकेत मिला है कि प्रशासन 2 भागों में विभाजित था, पुर और जनपद। ठीक है, जनपद को ग्राम बोला गया था तथा पुर को नगर बोला गया था। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख पाएंगे। पुरवासी, जैसे कि कई रामायण में कई जगह पुरवासी बोला गया था। पुरवासी राम जो कह सकते हैं कि राम जी की जो अयोध्या थी, अयोध्या के आसपास के जो निवासी थे उनको पुरवासी बोला गया था। ठीक है, तो पुर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो चूंकि राम तो राजा के लड़के थे, ठीक है, श्री राम जी, तो राजा तो हमेशा शहर में ही रहेगा, वो गांव में तो रहेगा नहीं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो नगर था या पुर था, पुर को शहर की संज्ञा दी गई थी। वहीं अगर जनपद की बात की तो जनपद गांव गांव जो था उसको जनपद बोला जाता था। वहीं अगर बात करें राज्य में एक जाति पंचायत भी हुआ करती थी तथा जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। वहीं अगर महाभारत के संदर्भ में बात की जाए तो शांति पर्व, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु की मनुस्मृति तथा ग्राम आदि सभी ग्रंथों में गांव के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। महाभारत के अनुसार गांव के ऊपर एक गांव, गांव के ऊपर 10 गांव, 10 गांव के ऊपर 20 गांव, 20 गांव के ऊपर 100 गांव, 100 गांव के ऊपर 1000 गांव की इकाइयां विद्यमान थी। ठीक है, गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको ग्रामीण बोला जाता था, जबकि 10 गांव का प्रमुख होता था उसको दशक बोला जाता था। 20 गांव का जो प्रमुख होता था उसको विंश अधिपति, 100 गांव का प्रमुख होता था उसको शतग्राम अध्यक्ष, तथा 1000 गांव का जो प्रमुख होता था उसको
शतग्राम पति बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शतग्राम पति, ये 1000 गाँव के लिए हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, वे स्थानीय स्तर पर एकत्र करते थे, पर कर एकत्र करते थे और अपने गाँव की रक्षा के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि वो लोकल में अपने एक तरीके से टैक्स वसूला करते थे और टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे वो अपने गाँव की सुरक्षा तथा जो उसकी प्रभुता थी उसकी रक्षा किया करते थे। ठीक है, ये सिनेरियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जैसे एक गाँव है, गाँव में एक परिवार होता था, परिवार का जो चीफ होता था उसको मुखिया बोलते थे। ठीक है, और मुखिया वर्तमान में भी बोलते हैं। ठीक है, पर उस समय के इसको ऑप्शन में आप कुरूप या कुलप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आ जाए इस संदर्भ में। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा अपने परिवार में, आपके परिवार में एक आपका परिवार का जो मुखिया या चीफ होता था, जैसे आपके पापा हैं या बाबा हैं, तो वो आपके परिवार के मुखिया हैं। ठीक, इसी तरीके से जब कई परिवार मिलके एक गाँव बनाते हैं, ठीक है, हालाँकि इसकी भाषा, बाकी अगर कई परिवारों की बात की जाए तो कई परिवार मिलके एक मोहल्ला बनाते हैं और एक मोहल्ला मिलके एक गाँव बनाता है, इस तरीके से। ठीक है, आप रिलेट कर पाएँ अगर आपने गाँव से थोड़ी बहुत भी अगर संबंध रखते हैं तो। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, जो गाँव का जो अधिकारी होता था या कह सकते हैं चीफ होता था, उसको ग्रामीणी बोला जाता था। जब 20 गाँव मिल जाते थे, तो 20 गाँव के जो अधिकारी होता था उसको विंशपति, और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 10 गाँव का जो चीफ होता था उसको दसा बोलते थे, इसमें ये छूट गया है। ठीक है, 10 गाँव का अधिपति या अधिकारी उसको दसा, 20 गाँव का अधिकारी उसको विंशपति। जब 20 ऐसे, मतलब कह सकते हैं कि 100 गाँव, ठीक है, या कई गाँव मिलके एक तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है जनपति। बाकी जो 20 के बाद में 100 गाँव हो जाते थे, 100 गाँव के बाद में 1000 गाँव, 1000 गाँव के शतग्रामपति। ठीक है, और इस तरीके से बोला गया है। बाकी इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो जब कई गाँव मिलके एक जनपद बनाते थे, जनपद का जो प्रतिनिधि होता था उसको जनपति बोला जाता था। और वहीं अगर बात की जाए, जब कई जनपद वही मैंने बोला कई मंडल मिलके एक राज्य बनाते थे और उस राज्य का या कह सकते हैं राष्ट्र बनाते थे, तो राष्ट्र का जो राजा होता था उसको सम्राट बोला जाता था। ठीक है, ये तत्कालीन व्यवस्था थी। वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इसमें से ही क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। चूंकि आपका टॉपिक दे रखा है तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा रटना क्या है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ, तो शब्दावलियों के संदर्भ में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उद्देश्य वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्रामीणी, ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था। हदबंदी का जो कार्य करता था उसको हदबंदी होती है कि एक तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर देना, या कह सकते हैं कि जैसे सपोज़ ये खेत है आपका, पहले ये इधर-उधर फैला हुआ था, तो आपका एक अधिकारी आएगा, वो आपका पूरा नाप-जोख करके बोल देगा कि आपका यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आपका खेत है, तो इसकी आप बॉर्डर करवा लीजिए। तो इस तरीके से इस अधिकारी को बोला जाता था, हदबंदी का जो कार्य करता था। वर्तमान में तो ये कार्य लेखपाल तथा कह सकते हैं कि कानून गो का है, पर उस समय इसका काम जो करता था इसको गोप बोला जाता था। वहीं अगर ग्रामीण प्रशासक की बात की जाए तो उसको गौल्मिक बोलते थे। ध्यान रखिए, ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे, तथा ग्रामीण जो प्रशासक होता था उसको गौल्मिक बोलते थे। ग्राम प्रशासन ग्रामपति या महत्तर बोला जाता था। लोगों की संस्था को उर बोला जाता था। ग्राम प्रधान का जो सहयोगी होता था उसको पटवारी बोला जाता था। और पटवारी मतलब कि कह सकते हैं कि सल्तनत काल में पटवारी कर्ज वगैरह जो सॉरी, कर्ज क्यों, कर वगैरह वसूलने के काम आता था। ठीक है, और ग्राम प्रधान का सहयोगी पटवारी हो जाता था, गांव का समूह मौजा बोला जाता था। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी प्राचीन इतिहास के बारे में जो आगे का डिटेल है वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।